बात आगे स्टार्ट कर रहे हैं, देन आई विल बी डिस्कसिंग विद द पेपर। ठीक है, आज टॉपिक को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं पेपर की बात करूंगा। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। याद रखिए, आपके सिलेबस में सिर्फ जीरो ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर है। पहली बात, जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है वो जीरो ऑर्डर की है और फर्स्ट ऑर्डर की है। लेकिन जस्ट के कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है ग्राफ्स वगैरह में सेकंड ऑर्डर की भी, तो मैं जस्ट इसको लिखवा रहा हूं। ठीक है, 5 मिनट लूंगा मैं सेकंड ऑर्डर पे बात करने के लिए, थोड़ी सी डेरिवेशन डील करूंगा, आप उसको अपने नोट्स में रखें। ठीक है, बट इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन इज नॉट इन द कोर्स। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। अब ये जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसको हम दो टाइप्स में कैटेगराइज कर रहे हैं, आप सुनते जाइए। वन इज केस फर्स्ट, ये हो गया कि जिसमें रिएक्टेंट सेम टाइप का ही है कि A प्लस ए गिविंग यू प्रोडक्ट। अब इस केस में जो है इनिशियली T इज इक्वल टू 0 पे इसके A मोल्स हैं, इसके A मोल्स हैं, सुन लीजिएगा। एंड आफ्टर टाइम T जो है इसके A माइनस एक्स हो जाएंगे और इसके भी A माइनस एक्स हो जाएंगे। यही हो जाएगी ना जो हमारी जो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डिपेंडिंग अपॉन टू कंपोनेंट्स। तो टू कंपोनेंट्स अगर सिमिलर है तो ऐसे ही लिखा जाएगा A माइनस एक्स, A माइनस एक्स। इज इट ओके? सो ऐसे में जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे दैट इज dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू k इंटू A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड वी कैन सॉल्व फॉर दिस, दैट इज जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, सो dx अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k dt। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस रूल, इज इट राइट? जब इसको हम सॉल्व करेंगे वी विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट, दैट इज और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन सी टी, क्योंकि इट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, तो सी टी की फॉर्म में भी हमने इसको लिखा हुआ है, सुनते जाइए। माइनस 1 अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के टी। तो आप इन दोनों फॉर्मूले की फॉर्म में जो है सेकंड ऑर्डर की एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। मेरी बात समझ जाइए, मैंने कहा कि ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो है हमें आ जाते हैं ग्राफ्स वगैरह के, उसके लिए हम कर रहे हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही सेकंड केस में आप देखिए, तो इसलिए मैं इसकी ज्यादा बात कर भी नहीं रहा हूं। दैट इज ए प्लस बी गिविंग यू प्रोडक्ट, अलग अलग है मान लीजिए। तो मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पे इसके a मोल्स हैं, इसके b हैं, एंड आफ्टर टाइम t इट इज a माइनस एक्स, इट इज b माइनस एक्स। ठीक है, तो ऐसे में हम लिख सकते हैं कि dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स इंटू b माइनस एक्स। इसको यहां पे, इसको यहां पे, सो इट इज a माइनस एक्स b माइनस एक्स इंटू के dt हो गया ये। ठीक है, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम, ठीक है, सो इट विल गेट
you will get K is equal to 2.303 upon T A minus B log of B into A minus X and A into B minus X। ठीक है, अगेन ये सेकंड केस हो गया। ठीक है, आप इसको दिमाग में रखें, आपके नोट्स में रहेगा तो इट विल बी इजी फॉर। ओके, बोर्ड का नीचे वाला हिस्सा जो है विजिबल नहीं है। ठीक है, एक मिनट जो है, लेट मी सी, मैं थोड़ी देर के लिए इसको लेट मी टिल्ट। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ऐसे कर लेते हैं। बस, आई होप अब आपके लिए विजिबल हो गया ये नीचे वाला हिस्सा इसका। इज इट ओके? सो अब आप देख लें। ठीक है, सो जैसा मैंने कहा कि यहां पर जो है आप जस्ट अपने नोट्स में इसको रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इट इज नेक्स्ट रिएक्शन जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? आप समझिए, ऐसी रिएक्शंस जो अपीयर तो होती हैं सेकंड ऑर्डर की, लेकिन जब हम उनको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं सो दे आर फाउंड टू बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मतलब the reactions which appears to be of second order but actually are of the first order are called pseudo यूनिमॉलिक्यूलर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा ये रिएक्शंस किस तरह की होती हैं, आप समझिएगा। एग्जांपल देके बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर के हाइड्रोलिसिस की बात 11th में भी हुई थी, जहां पे कि हमने जस्ट एक मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, अभी हो सकता है, एक मिनट, लेट मी सी हाउ मेनी आर देयर। ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग द अटेंडेंस। आप मुझे एक मिनट जो है टाइम दीजिएगा। आप में से कई लोगों ने नाम नहीं लिखे हैं आपने। ठीक है, कई लोगों में मैं देख रहा हूं जी, आपने नाम नहीं लिखे हैं अपने। जो आपका फोन है उसको डिस्कनेक्ट करके एक बार नाम जरूर लिख लीजिए, क्योंकि अटेंडेंस जो है अब ऑनलाइन होनी है, तो जिनके नाम जो है अपीयर होंगे उनकी ही प्रेजेंट लगनी है। ठीक है, सो आप जल्दी से अपने जो फोन्स हैं उनको नाम से, क्योंकि बिना नाम वाले स्टूडेंट फिर अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी जो है आप ये कर लीजिए। ठीक है, तो 10 मिनट बाद में अटेंडेंस फिर से लूंगा। ठीक है, तो जो है आई विल जस्ट सी द नेम्स। ठीक है, चलिए अब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का जैसे एग्जांपल है जी इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5। ठीक है, अब इसके साथ जब हम वाटर लेते हैं, वाटर एक्सेस क्वांटिटी में लिया जाता है और इसको जो है
एसिडिक मीडियम में ये दे देता है हमें एसिटिक एसिड एंड प्लस इथेनॉल। इट इज इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट को जो है जब हम ट्रीट करते हैं वाटर एक्सेस के साथ इन एसिडिक मीडियम, हमें एसिडिक एसिड और इथेनॉल मिलता है। देखो ऐसे तो लग रहा है कि यहां दो कंपोनेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ द रिएक्शन शुड डिपेंड अपॉन बोथ ऑफ देम, बट मैं थ्योरेटिकली आपको बात समझा रहा हूं कि क्यों नहीं डिपेंड करता एक्सेस कंपोनेंट के साथ। देखो होता क्या है कि जब जो है रिएक्शन होनी होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि एस्टर और वाटर को आपस में टकराना है, तब प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पर ये एक एस्टर का मॉलिक्यूल है, ये एस्टर का मॉलिक्यूल है, मैं सर्कल से एस्टर के मॉलिक्यूल को बता रहा हूं, ठीक है। और मैं सपोज मैं ट्रायंगल यूज कर दे रहा हूं वाटर के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो पहले क्या है कि एस्टर और वाटर मान लो बराबर ही क्वांटिटी में, ठीक है। तो जब बराबर क्वांटिटी में है तब तो क्या है कि एस्टर को वाटर के पास जाना पड़ेगा या वाटर को एस्टर के पास आना पड़ेगा, कुछ भी हो टकराने के लिए। जैसे अगर एस्टर इसके साथ टकराएगा देन इट विल बी ए प्रॉब्लम, तब जो है प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि रिएक्शन के अकॉर्डिंग एस्टर को वाटर से टकराना जरूरी है, वाटर को एस्टर से टकराना जरूरी है। तो मतलब अगर ये वाटर इस वाटर से टकराएगा तो भी रिएक्शन नहीं होगी, एस्टर और वाटर को आपस में टकराना है। इसके लिए अब आप क्या करते हैं, मान लो आपने पानी और डाल दिया, तो जब आप पानी और डालेंगे तो आपने एस्टर और वाटर के टकराने के चांसेस बढ़ा दिए। तो मान लो आपने जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे और डाल दिए, आप डालते गए, आप डालते गए, अब आपने इतने वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दिए, सारे ट्रायंगल वाले वाटर मॉलिक्यूल्स ही हैं। अब आपने इतने वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दीजिए, आप बात को समझते जाइए, इतना ज्यादा अब वाटर डाल चुका है कि अब एस्टर को वाटर ढूंढने नहीं जाना पड़ रहा। एस्टर को देख लीजिए सिचुएशन, एस्टर चारों तरफ से, हर मॉलिक्यूल एस्टर का चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, मतलब एस्टर को वाटर को ढूंढने नहीं जाना पड़ रहा। अब जो टाइम लगेगा, जरा सा एस्टर हिला, वाटर के साथ टकराया, प्रोडक्ट बन गया, वो ही है। मतलब इस सुनते जाइए, मतलब इस स्टेज पे और वाटर डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन बीइंग जितने वाटर एस्टर को सराउंड कर सकते थे वो तो ऑलरेडी सराउंड कर चुके हैं। अब अगर आप वाटर और डालते हैं तो वो आसपास की जगह ही घेरेंगे, वो मतलब दूर ही रहेंगे, क्योंकि उससे रेट ऑफ द रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ना है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब जितने वाटर एस्टर को घेर सकते थे वो घिर गए एक्सेस कंडीशन में। तो वाटर डालने से जो है, मैंने कहा कि वाटर मॉलिक्यूल इतने ज्यादा हो चुके हैं कि हर एस्टर को चारों तरफ से वाटर ऑलरेडी घेर चुका है। तो और वाटर डालने से यू कैन नॉट इंक्रीज द दिस वन रिएक्शन टाइम, आप अफेक्ट नहीं कर सकते उसको। सही है बात? ठीक है। तो इसलिए जो है अब रेट ऑफ द रिएक्शन वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मान लो आइडियली मान लो कि एक एक एस्टर को 10 वाटर मॉलिक्यूल घेरते हैं, वे घेर लिया 10 ने। अब अगर आप 1000 और ऊपर से डाल देंगे, उससे रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट तो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एस्टर घिरा हुआ है, बस उसको टकराना है किसी भी तरफ। तो इसलिए जो है ये रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो है जीरो ऑर्डर की हो गई। दैट मीन्स कि यहां पर जो रेट है दैट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 ओनली, विद रिस्पेक्ट टू वाटर इट इज जीरो। सही है बात? एक रिएक्शन हो गई ये। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब सुनिए, अब आप अगला एग्जांपल देखें, दैट इज द सेकंड एग्जांपल। ये तो है फर्स्ट, द सेकंड इज inversion of
केन शुगर। अभी इस टॉपिक में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बड़ी स्टडी है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर को भी हम कमिंग टॉपिक्स में मतलब काफी ज्यादा टाइम देने वाले हैं। आज तो हम जस्ट इसका एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज C12H22O11, इट इज केन शुगर, सुक्रोस। इसको जब हम एक्सेस ऑफ वाटर के साथ ट्रीट करते हैं अगेन एसिडिक मीडियम में, वी गेट द प्रोडक्ट एज one is glucose, फ्रक्टोज। क्योंकि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो फार्मूला सेम है इनका C6H12O6, ठीक है। दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। इन्वर्जन इसलिए बोला जाता है क्योंकि रिएक्शन से पहले ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, रिएक्शन होने के बाद जो है जो सोल्यूशन है वो लीवो रोटेटरी बन जाता है। सो दैट इज इन्वर्जन, मतलब डेक्स्ट्रो से सोल्यूशन जो है लीवो में कन्वर्ट हो गया, तो हमने कहा कि ये जो है हमारा इन्वर्जन हो गई। इज इट ओके? दिस इज, ठीक है। सुनते जाएं आप बात, ठीक है। अब यहां पर हम आगे बात करते हैं। थोड़ा सा जो हमने किया है उसको मैं ऐसे टेबल की फॉर्म में पुट कर रहा हूं, आपके काम आएगा ये चीज जो है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फॉर एनी ऑर्डर जो है ये टेबल एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ वेरियस ऑर्डर्स। सुनते जाइए। डिफरेंशियल रेट लॉ ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज हम ये लिख चुके हैं माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर जीरो, ए रेज टू पावर जीरो, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुन ले आप, जबकि यही फर्स्ट ऑर्डर में क्या होना है, माइनस डेल्टा ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर वन। सही है बात? अच्छा, ऐसे ही सेकंड ऑर्डर में क्या होना है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल बात है, यही है ऑर्डर का मतलब जो है, ठीक है। ऐसे ही nth ऑर्डर के लिए क्या होना था जी, माइनस डेल्टा ए अपॉन
डेल्टा टी इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर एन। अच्छा सुनते जाइए। एंड देन इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। दिस इज, ये हम जीरो ऑर्डर में कह चुके हैं। एंड देन ये हम कह चुके हैं दैट इज, इसको देखो, इसको जो है हम ऐसे भी लिखा था हमने कि ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, वो एक ही बात होगी, ठीक है। एंड इट वॉज ठीक है। अब इसको वही के इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए नॉट, ए नॉट अपॉन ए टी, है ना। तो के को इधर ले आएंगे, के वन इज इक्वल टू वन अपॉन टी एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी, ये वही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एंड देन सेकेंड ऑर्डर के लिए ये रिलेशन आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू के टी प्लस वन अपॉन ए नॉट, ठीक है। एंड फॉर एनी nth ऑर्डर, nth ऑर्डर का जरूरी नहीं है आप याद रखें, लेकिन फिर भी जस्ट कि कभी भी हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम लास्ट स्टेज ऑफ तैयारी पे होते हैं तो वहां पर इन चीजों की जरूरत पड़ जाती है। तो इसलिए आपके केस में मैं जो हूं पहले इसको सबको लिखवा देता हूं, ठीक है। अच्छा, और बात यह है जो लीनियर ग्राफ होगा, मैं ग्राफ की बात, इसके बाद मैं ग्राफ की ही बात करूंगा, आप जस्ट नोट डाउन करते जाएं। लीनियर ग्राफ जो होगा वो किस और किसके बीच में होगा, ये ग्राफ वाला मेडिकल वाले भी ध्यान रखें, क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, मैं मेडिकल की बात इसलिए कर रहा हूं, वो क्लास नहीं लगा रहे हैं लेकिन वो व्यू कर रहे हैं मेरे लेक्चर्स को जो है, ठीक है, वो व्यू करते हैं। तो इसलिए जो है मैंने मेडिकल के लिए यहाँ पे बात जो मैं दोनों की करता हूं, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर ए टी वर्सेस टी का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा, यहां पर एल एन ऑफ ए टी वर्सेस टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। वो इसी से लग रहा है इक्वेशन से पता कि ए टी वर्सेस टी का लीनियर होगा, एल एन ऑफ ए टी वर्सेस टी का लीनियर होगा। यहां पे क्या है, वन अपॉन ए टी, ठीक है। तो वर्सेस टी का जो है ग्राफ जो है लीनियर होगा। ऐसे ही वन अपॉन ए टी एन माइनस वन वर्सेस टी का जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा। लास्ट थिंग इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंड करती है, ये देखो, यहां पर फॉर्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के। सो दैट मीन्स half life is directly proportional to T half is directly proportional to initial concentration। एक बात, जबकि यहां पर T half is 0.693 upon K, that means T half is independent of initial concentration raised to power 0, ये जीरो इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है कि T half is equal to 1 upon k into a naught। So that means यहां पर T half is inversely proportional to
ए नॉट। आप समझते जाइए बात, ठीक है। तो फॉर एनी ऑर्डर टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट रेज टू पावर n माइनस 1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n इज द, जैसे 0 था तो डायरेक्टली आ गया, क्योंकि नीचे -1 आ गया तो ऊपर जाके +1 हो जाएगा, ठीक है बात। तो इसलिए आप इस टेबल को अपने पास रखें, और हाफ लाइफ वाला खास तौर पे जो है ये, और ग्राफ वाला, ये दो फैक्टर्स जो है आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि किसी ऑर्डर पे डिपेंडेंस जो है कैसी होती है, ठीक है बात। सो ये कंपाइलेशन है अभी तक जो हमने किया। nth ऑर्डर मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, ठीक है। 0 फर्स्ट सेकंड तो हमने कर ही लिया था, ठीक है। 0 और फर्स्ट पे खास तौर पे ध्यान रखना है, लेकिन ये जो टेबल है इसीलिए मैंने बताया है सेकंड और nth ऑर्डर की बात कर ली, क्योंकि अब हम आगे इनकी बात बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को लेके चलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है, या 0 ऑर्डर को पढ़ेंगे हम थोड़ा सा जो है, तो इसलिए मैं चाहता हूं आज के लेक्चर में मैं इसको खत्म कर लूं, जो ये सब ऑर्डर्स वाला कंपैरिजन वाला है। आप आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ग्राफ्स की हेल्प से हम जो है कंपैरिजन कर लेते हैं अलग अलग ऑर्डर्स का, ठीक है। जैसे हम जो है यहां पर कुछ ग्राफ्स बनाएंगे 0 ऑर्डर के, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, और यहां पर आ गया सेकंड ऑर्डर, ठीक है। अब आप देखें, जो अपना कंसंट्रेशन और टाइम का जो ग्राफ होगा 0 ऑर्डर में, हमने कहा ये ग्राफ जो है ऐसे होगा, ठीक है, लीनियर ग्राफ होगा। जबकि यहां पर जो ग्राफ होगा लीनियरिटी, वो होगी लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। यहां पर क्या है, ए की कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ ऐसा है, यहां पे लॉग ऑफ ए के साथ जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। हमने कहा फर्स्ट ऑर्डर नेवर गोज टू कंप्लीशन, कंसंट्रेशन के साथ उसका ऐसे कर्व्ड ग्राफ था, ठीक है, सुन लीजिए। और जो लीनियर ग्राफ होगा सेकंड ऑर्डर में, वो 1 अपॉन ए के साथ ग्राफ जो है लीनियर आएगा। किस तरह के, ये ग्राफ होगा। सो आप देख ले, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में डिफरेंस, ठीक है। अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई, देखिए यहां पर अगर हम रेट और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, सॉरी, रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाते हैं, तो इट इज लीनियर लाइन। मतलब कंसंट्रेशन चाहे कितनी हो, रेट विल रिमेन सेम, ठीक है। जैसे आटे की चक्की होती है, मैंने कहा था आप गेहूं कितना ज्यादा डाल दीजिए, उसके पीसने की जो स्पीड है वो सेम रहती है, दैट डज नॉट अफेक्ट, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो है रेट और कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है वो लीनियर है।
बिकॉज रेट इंक्रीजेज विद कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना। अच्छा, जबकि यहां पर जो रेट और कंसंट्रेशन स्क्वायर का जो ग्राफ है वो लीनियर होगा। ध्यान रखिए, ये कंसंट्रेशन स्क्वायर है, ये कंसंट्रेशन है, सो ये ग्राफ जो है सेम रहेगा। बात लास्ट में, दैट इज हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम जो है कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा? हमने कहा जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी लिखा था हमने, ठीक है ना। टी हाफ इज ए नॉट अपॉन 2k, ठीक है। अच्छा, जबकि जो अपना फर्स्ट ऑर्डर है उसमें टी हाफ कंसंट्रेशन की इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और जो सेकंड ऑर्डर है उसमें ध्यान रखिए, यहां पर आई एम राइटिंग 1 अपॉन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। लेकिन मैं वही ग्राफ बना रहा हूं जो कि स्ट्रेट लाइन वाले हैं, तो इसलिए 1 अपॉन कंसंट्रेशन के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, ठीक है। तो ये थी बात जी सब ऑर्डर्स की अलग अलग केस में, ठीक है। आई होप आपको जो है मेरी बात अच्छे से यहां तक समझ में आ गई। देयर आर सम चैट्स, लेट मी सी। ओके, तो चलिए, सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बेटा जी, आई होप नाउ एवरीथिंग इज फाइन। डन। चलिए, अब बात करते हैं आगे की। अच्छा, तो अब जो है आगे हमने क्या करना है, मैंने आपको कंपैरिजन ऑफ ग्राफ्स तो बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट इज एक्सपेरिमेंटल methods to find order and rate law, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जो है कि किस तरीके से हम जो है किसी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर निकाल सकते हैं और किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब मैं इसमें आपको जो है ज्यादा नहीं मतलब बताऊंगा, इट यू कैन डू इट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है आप की स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जस्ट मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा पहले जो है, ताकि मैं उसको सर्च कर लूं।
फिर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। आपने क्वेश्चन पहले नोट करना है, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। पहले आपने क्वेश्चन नोट करना है, पहले मुझे क्वेश्चन निकालने दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए हो सकता है पॉज हो जाए, फिर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। जस्ट लेट मी सर्च। आई एम जस्ट कमिंग ऑन द स्क्रीन, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए क्वेश्चन जो है रेडी कर रहा हूं, ताकि आपकी स्क्रीन पे जो है आ जाए। जस्ट गोइंग टू कम, 1 मिनट दीजिए मुझे। सो सुनिए, अब अभी जो है मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन शेयरिंग रहेगी 3 मिनट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपने पहले क्वेश्चन नोट करना है, फिर सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, आप पहले उसको नोट कर लीजिए। लिखा क्या हुआ है? द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन A+5B+6C, ये इक्वल टू की जगह आप एरो लगा दीजिए, गिविंग 3L+3M, ठीक है। हैज बीन डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। आप A to Z पहले क्वेश्चन को नोट करें, फिर बात करते हैं। जस्ट नोट इट डाउन, नोट कीजिए पहले। आप नोट कर लीजिए इसको पहले। स्क्रीन शेयरिंग बंद होगी, नो प्रॉब्लम। आई एम जस्ट
आई एम जस्ट स्टार्टिंग अगेन। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, आई होप नाउ इट्स ओके। आई होप आप क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है। करते रहिए, करते रहिए। अच्छा, अब सुन लीजिए क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अगर आप लेट हो गए हैं। व्हाट इज द कांस्टेंट, मतलब रेट कांस्टेंट, ठीक है, ये पूछा हुआ है। व्हाट इज द कांस्टेंट? कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज 0.01 मोलर एंड आल्सो कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड एल। अब क्योंकि मेरे पास नीचे इसका सोल्यूशन भी है, तो मैं चलिए सोल्यूशन से ही आपको समझाने की ट्राई करता हूं, ठीक है। पहले मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूं कि आपने नोट कर लिया, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है। ओके, तो अब मेरी बात सुने। आप अभी सॉल्व ना करें, आप तरीका देखें, ठीक है, कि किस तरीके से जो है हम जो इसको कहते हैं, हम ये इसका जो तरीका है दैट इज, हमने कहा जो पहला तरीका है उसको बोलते हैं इनिशियल रेट लॉ मेथड। हम ये क्वेश्चन इसके अंडर कर रहे हैं, इनिशियल रेट लॉ मेथड। अब मैं अगेन स्क्रीन शेयर करूंगा, आपके सामने उसका सोल्यूशन आएगा। मैं समझा रहा हूं, आप नोट भी करते जाएं, समझते भी जाएं। इज इट ओके? ठीक है, अभी मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं, ठीक है। सुन लीजिए, सोल्यूशन जो है आपके सामने है। अब देखिए, आप सोल्यूशन में देखें, इसमें क्या है, जो डाटा हमें दिया हुआ है, देयर आर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। तो उन एक्सपेरिमेंट्स में से हमने अज्यूम कर लिया, देखो, इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ बी एंड सी रिमेन्स अनचेंज्ड। आप देखें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में जो इनिशियल जो कंसंट्रेशंस हैं दे आर रिमेनिंग सेम। एक मिनट दीजिएगा मुझे, इफ आई कैन डू समथिंग, एक मिनट, बिकॉज अभी जो क्वेश्चन है, लेट, अभी आ रहा है आपके सामने। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, अब इसमें क्या है, आप देखिएगा यहां पर जो है, जस्ट एक मिनट,
एक मिनट। तो आप यहां पर देखिए, दैट इज के इस जगह पर देखो, हमने अज्यूम कर लिया इस पॉइंट पर कि जो r इज इक्वल टू के ए नॉट रेज टू पावर ए, बी नॉट रेज टू पावर बी एंड सी नॉट रेज टू पावर सी। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू के नॉट एंड ए नॉट रेज टू पावर ए। ठीक है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उसको हमने जो है ऐसे लिख लिया रेट एक्सप्रेशन को। अब सुने, अब यहां पर आप देखें है क्या कि यहां पर क्या होगा जब आप एक्सपेरिमेंट नंबर जो है अपना, ये वाली एक्सप्रेशन अगर आप देखें, एक मिनट, अब अगर आप जो है, एक मिनट दीजिए मुझे, इसको देखें। ठीक है, जो यहां पर लिखा हुआ है, सो दैट इज के पहले एक्सपेरिमेंट और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने रेट्स को रेशियो लिया R1 अपॉन R2, और जो कि आया 2.08 टेंस माइनस 3, 1.04 टेंस माइनस 3। ठीक है, ऐसे, और उसमें जो है कट क्या गया, अपने बी और सी की कंसंट्रेशन कट गई है क्योंकि वो बराबर हैं, तो हमारे पास रह गया कंसंट्रेशन जो है क्या रह गई, 0.02 रेज टू पावर ए एंड 0.01 रेज टू पावर ए। क्यों 0.02 पहले एक्सपेरिमेंट में ए की है और 0.01 जो है दूसरे एक्सपेरिमेंट में ए की है, तो इससे हमारे स्मॉल ए की वैल्यू जो है 1 आ गई। बोलो आई 1 के नहीं? पहली बात मुझे बताइए कि आपको जो है ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब सुनते जाइए, मैं होप कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, सुनिए। अब सेम तरीके से आपने जो है थर्ड और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में करोगे तो ए और सी की कंसंट्रेशन सेम है, तो इससे आपकी स्मॉल बी की वैल्यू आ जानी है। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रही है, क्योंकि जैसे आप देख पा रहे होंगे जिन्होंने नोट कर लिया है, जो अपना फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें जो फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए और सी की कंसंट्रेशन सेम है, तो इसका मतलब अब बी थर्ड एंड बी फर्स्ट जो है रेज टू पावर बी, वो आ जाएगा, तो बी की पावर 1 आई। ऐसे फोर्थ और फर्स्ट में देखोगे तो ए और बी की कंसंट्रेशन सेम है, तो इससे जो है आपकी स्मॉल सी की वैल्यू आ जाएगी। सही कह रहा हूं मैं? तो ये जो तरीका है ना, ये इनिशियल रेट मेथड है, कि मतलब आप अलग अलग कंसंट्रेशंस ए और बी और सी की लेकर जो है रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं कि भैया इतने इतने मोलर लेंगे तो क्या होगा, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, इनिशियली इतनी इतनी ली तो क्या होगा, उससे आपको जो है उनके कॉफिशिएंट्स की वैल्यू पता चल जाती है। इससे क्या हुआ, अब जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, दैट इज स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, जो है वो क्या आ गया, 1 + 1 + 2 दैट इज 4। सही बात है, आगे बढ़ रहे हैं, सुनिए। तो ऐसे में रेट क्या हो गया था, रेट हमने कहा एज R इज इक्वल टू, इससे अगली वाली लाइन में आप देखोगे तो हमने लिखा है कि K इज इक्वल टू R अपॉन ए नॉट रेज टू पावर ए, बी नॉट रेज टू पावर बी, सी नॉट रेज टू पावर सी। ठीक है, तो उसकी जगह हमने 1 1 2 लिख दिया। ठीक है, तो अब जो है हमने, क्योंकि रेट कांस्टेंट तो पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए सेम ही रहेगा, तो जो फर्स्ट सेट हा उसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। उसकी वैल्यूज क्या पुट की हमने, देखो हम जो है यहां से आप देखिएगा इस जगह पर, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हमने इस जगह पर जो वैल्यूज पुट की हैं वो कहां वाली पुट की हैं, आप देखिएगा, हमने जो वैल्यूज पुट की हैं
वो ये वाली पुट कर ली। प्लीज आई एम कमिंग बैक। आप देखिए हमने जो वैल्यूज पुट की हैं वो ये वाली पुट कर ली, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाली जो है सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर ली। ये वैल्यूज जो है हमने पुट कर ली उनकी जगह। और जब आप पुट करेंगे, आप देखिए जब आप जो है पुट करेंगे ये वैल्यूज जो है, देखिए तो आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.08, जो मैं यहां पर कह रहा हूं, आई एम सेइंग यहां पर जो मैंने कहा, ये इसको सॉल्व करके जो यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई। अब जब k की वैल्यू आ गई, हमसे अगला सवाल पूछा था कि कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज 0.01। तो आगे क्या किया हमने, आप देखेंगे यहां पर अगली लाइन में जो है हमने यहां पर सबकी वैल्यू 0.01 पुट कर दी, क्योंकि k की वैल्यू तो वही है। तो 0.01 पुट करके हमारा अगला आंसर आ गया 1.3 10⁻⁴। ठीक है, और लास्ट हमने पूछा हुआ है कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड एल। अब बी और एल का निकालना है, तो आपको अब यहां पर क्योंकि बी हो रहा है डिकम्पोज, एल जो है बन रहा है, तो मैंने इंटर रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट्स रिएजेंट्स भी करवाया था आपको कि अब हमने क्या करना है यहां पर के जो भी इनका कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे R इज इक्वल टू जो यहां पर आया हुआ, आई एम कमिंग बैक ऑन द स्क्रीन। हो सकता है अब कुछ लोगों को जो है इसमें समझने में प्रॉब्लम आए, तो आई एम कमिंग बैक ऑन द स्क्रीन। आई होप यू आर एबल टू सी मी। आप देख पा रहे हैं मुझे? आपको एक क्वेश्चन समझ में आया? अभी जितना मैंने समझाया उतना समझ में आया कि नहीं? जितना मैंने समझाया उतना ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए जो लास्ट वाला है ना, उसमें मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था दैट इज के सुन लीजिएगा, मैंने ये कहा था कि जो रेट है रिएक्शन का दैट इज इक्वल टू ये क्या आएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, एंड यहां पर माइनस डी बी अपॉन 5 डी टी, कॉफिशिएंट से डिवाइड होना है ना हर जगह, इज इक्वल टू, एंड देन यहां पर रिएक्शन क्या है, रिएक्शन जो है एक मिनट, एंड माइनस डी सी अपॉन डी टी कितना 6, एंड देन प्लस डी एल अपॉन 3 डी टी इज इक्वल टू प्लस डी एम अपॉन 3 डी टी। सो दिस इज इक्वल टू कितना आंसर आ रहा था हमारा 1.3 10⁻⁴, 1.3 इंटू 10⁻⁴। अब हमसे बी का पूछा हुआ है, सो दैट मीन्स माइनस डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5 इंटू 1.3 10⁻⁴। तो ये कितना हो गया 6.5 10⁻⁴। ऐसे ही 3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁴, तो दैट इज 3.9 इंटू 10⁻⁴। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हर कंपोनेंट का पूछा था। इज इट ओके? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे, आप नोट कर लीजिए।
ठीक है। सो आई होप आपने जो है इसको ढंग से नोट कर लिया है, आपको बात जो है समझ, ये है इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, ऐसे ही सुनते जाइए, ऐसे ही जो है देयर इज अनदर वे दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, हाफ लाइफ मेथड आप देखें, अब यहां पर जस्ट 1 मिनट। सो हाफ लाइफ मेथड हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जैसा मैं देख पा रहा हूं कि टाइम हो गया अब हमारे पास जो है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इतनी ही। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे। मुझे ये बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ है।